वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये बीपीएससी का पेपर है जो अभी हुआ है आपका 13 सितंबर को। इसमें हम लोग देख लेंगे पूरा क्या करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा डिटेल में करंट अफेयर्स की आपको बता दूंगा जो सवाल बन सकते हैं। तो बिना देरी के सबसे पहला सवाल पूछा गया था, देखो यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, यानी जो यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो पहली चीज़ याद रखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी, जो 2025 की रिपोर्ट आई है। अब 2025 की रिपोर्ट में 2023 का डाटा दिया है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए देखो पूछा कि भारत में 1990 में जो जीवन प्रत्याशा थी, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, वो 58.6 थी। 2023 में कितनी हो गई है? तो 2023 में हो गई थी 72 वर्ष। ठीक, 72 वर्ष हो गई है, पहली बात। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 2023 में अगर 72 हुई है तो 2022 में कितनी थी? एक साल पहले का पूछ सकता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2022 में अगर पूछ लेगा तो 71.70 थी। ठीक है, 2022 में। 25 की रिपोर्ट में 23 का दिया गया है। अब यूएनडीपी निकालता है इसकी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, अब भारत की रैंकिंग क्या है ये भी पूछी जा सकती है, भाई भारत की रैंकिंग तो बताओ। तो भारत की रैंकिंग जो यूएनडीपी का एचडीआई इंडेक्स 2025, इसमें 23 में जो रैंकिंग है वो 130 है। इससे पहले भारत की रैंकिंग 133 थी, है ना, सुधार भी आया है। तो ये हुआ। पहले पे पूछ सकता है कौन है भाई, ये बता दो। तो पहले पे आइसलैंड है, पहले पे आइसलैंड है। बॉटम में पूछ सकता है कौन है, सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे साउथ सूडान है, सबसे नीचे साउथ सूडान है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनमें से ही सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपका सवाल एक बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। फरवरी में कह रहा है जो एआई एक्शन समिट है वो किस शहर में आयोजित हुआ? तो फरवरी में हुआ है एआई एक्शन समिट पेरिस में। कहाँ पे हुआ? पेरिस में। इसके बाद कह रहा है 96th एकेडमी पुरस्कार जो है 2024, इसमें एम्मा स्टोन को किस फिल्म के में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है भाई? तो ऑस्कर अवार्ड जरूर एक बार आपको देखना है। ऑस्कर अवार्ड 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए। तो एक बार आप काम करिए, ऑस्कर जितने भी मतलब बेस्ट पिक्चर है, जैसे ओपेनहाइमर को मिली थी, है ना, और बेस्ट एक्टर में पूछें अगर तो शायद चिलियन मोर्फी को मिला था ओपेनहाइमर के लिए, है ना। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल एम्मा स्टोन हो गया ये तो आपका, है ना। और बहुत सारी चीज़ें थी, एक बार देख लेना प्लीज़। टॉपिक नोट कर लो, ऑस्कर, है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसको अलग से आपको बता दूंगा। तो ये जरूर देख लो, ऑस्कर से भी सवाल बन सकता है। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये कच्छ एक्सप्रेस ने जीता, कच्छ एक्सप्रेस ने। तो देख रहे हो आप, पुरस्कार से काफ़ी सवाल पूछा गया, एक ये फिर पुरस्कार से सवाल पूछा जाएगा अभी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्से पुरस्कार मिला? तो देखो फिर से पुरस्कार पे सवाल पूछा गया। तो 2024 का रमन मैग्से पुरस्कार किस किस को मिला है? और देखिए ये जो रमन मैग्से अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। एक तो इसमें ये कर्मा फुनसो जो भूटान के, इनको मिला है। ठीक है, भूटान का एक कर्मा फुनसो इसको मिला है। और हायाओ मियाजाकी जो है, हायाओ मियाजाकी, ये जापान के हैं, इनको भी मिला है। ठीक है, जापान के हैं, इनको भी मिला है। रूरल डॉक्टर मूवमेंट की बात करें अगर, थाईलैंड के, ये थाईलैंड के, है ना, इनको भी मिला है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया का भी एक है फारवीज़ा फरहान, नाम अगर याद रखना है, फारवीज़ा फरहान, ये इंडोनेशिया के, इनको भी मिला है। ठीक है, फिर आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक एयर डिफेंस प्रणाली है भाई, ये ठीक है भाई, है ना। ये क्या है? भारतीय वायुसेना की है, वायु रक्षा प्रणाली। भारत के बड़े C4 1SIR के रूप में भी एकीकृत है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें रडार, सेंसर, कमान, नियंत्रण सभी कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और निष्क्रिय अच्छा से सक्रिय प्रतिरोध के उसमें भी बदलाव करेगी, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ एक से अधिक हो जाना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इनमें से भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा कौन है? तो ये आप देखेंगे जो F-35 लाइटनिंग सेकंड है ना, ये तो यूएस का है ना, अमेरिकी है ये मेक इन इंडिया का नहीं था। बाकी ये दोनों जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। उन्नत
टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और मुख्य युद्धक टैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पापा वीडियो करंट अफेयर्स का पड़ा हुआ है, एक बार प्लीज़ उस पर नज़र मार लीजिए। बचे हुए दिनों में 10 दिन बचे हैं आपके, मान लीजिए 17 घंटे के वो वीडियो है, पूरे साल का करंट अफेयर्स करा गया है ना। डेली 1 घंटे भी देखोगे ना तब भी आराम से कवर हो जाएगा। अलसियाओ मत, उसको देखो। सारे सवाल मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 30 से 35 सवाल जितने ही पूछेगा सब उसी से मिलेंगे। बीपीएससी में देखो जितने पूछेगा सब उसी में कराएं। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो 72 बीपीएससी की 999 में पूरी तैयारी आपको करा देंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, है ना। और यूपी पीसीएस की भी पूरी तैयारी आप कर सकते हो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। बाकी इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। इसके बाद देखो पूछा कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया गया। हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे, एक डे से सवाल यूपी पीसीएस में भी जरूर आता है तो उसको कर जरूर लीजिएगा। 27 जनवरी। ये देखो, ये जो हमारा करंट अफेयर्स है ना डे वाइज, जिसमें था कि कुछ दिन क्या मनाते हैं, यहाँ पे आपको ये देखो दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस। आप लोग कहेंगे तो मैं ये डे वाइज की कौन सा दिन कब मनाते हैं ये पूरे 1 साल का आपको करा दूंगा। कम से कम 100 लोग कमेंट करिए आप, कम से कम बता रहा हूँ। पूरे अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के सारे डे हैं इसमें। आप लोग कहेंगे तो मैं करा दूंगा। बाकी PDF चाहेंगे तो आप मिल जाएगी आपको। ठीक है, इससे एक सवाल निश्चित ही आता है, वो 15-20 मिनट लगेंगे, कवर हो जाएगा। इसके बाद देखो कह रहा बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल गया है। तो बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है? हार्ट लैम्प के लिए। अब ऐसे भी पूछ सकता है हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है, तो बानू मुश्ताक की है। फिर देखो सिंधु जल संधि कितनी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी ना इंडस वाटर ट्रीटी पहलगाम वाले इशू के बाद, तो इसमें पूछ रहा था 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं, कौन सी उनमें शामिल नहीं थी, है ना। तो आपको पता है ना भाई, जो नदियाँ हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, और इंदस, इनमें से कौन सी भारत को आवंटित नहीं है ये आपको बताना है। तो 3 जो वेस्टर्न है वो तो किसको अलॉटेड है, ये अलॉटेड है किसको, वेस्टर्न वाली, जैसे इंदस है, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान को है, रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को है भाई, तो झेलम नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखो UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, आप देखेंगे। तो UNDP द्वारा जो विकसित क्षमता गरीबी माप है उसमें CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये गलत है, पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का प्रमुख संकेतक, गलत हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में देखो कह रहा है कौन सा जो वस्तुएं हैं वो अप्रैल सितंबर 2024-25 में भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट था, क्योंकि आप देखेंगे अगर नवीनतम निर्यात आंकड़े अगर अप्रैल सितंबर वाले, तो पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पे था भाई, लोहा इस्पात भी शामिल था, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी था, बासमती चावल भी शामिल है ना, ये तीनों ही शामिल थे। तो ये प्रश्न थोड़ा डिस्प्यूटेड था। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें देश का जो कुल और वन वृक्ष आवरण है देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र अगर देखें उसमें राज्य जो है झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर है। सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, उसके बाद राजस्थान और यूपी में। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर जरूर लीजिएगा। आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इंडिया और यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट करा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15% वाला जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वन और वृक्ष आवरण अगर देश में देखें भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 24.62% के आसपास था। ठीक है, और सबसे बड़े दर्ज वन अगर देखें शीर्ष राज्यों में तो इसमें जो है झारखंड है, अंडमान निकोबार है, मणिपुर, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में देखिए RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में MP आता है सबसे ज़्यादा, है ना, उसके बाद अरुणाचल था, MP के बाद अरुणाचल था। और सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में है, ये ठीक है ना, उसके बाद राजस्थान, यूपी। सिर्फ यही वाला कथन सही था इसमें, ऑप्शन C ही सही था। इसके बाद 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी है? तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल। देखो 2023 के वैश्विक सेवाओं के निर्यात से आयरलैंड की। ठीक है, इसका आंसर था। फिर था देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं था, ये बताना है आपको। तो यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ठीक था ये। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है और पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ना। तो कौन सा सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये जो है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान था। ठीक है, फिर देखो 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी? सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई, तो ये राजस्थान था यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है किसान ऋण पोर्टल जो है उसके शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान
और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो ये थे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। ठीक है, एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुई और नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुई, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कमेंट में ज़रूर बताओ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सवाल था, देखो कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कितना? 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये भी आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार कह रहे हैं किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया, बहुआयामी गरीब के रूप में? तो ये हिमाचल प्रदेश थे। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो आप देख रहे हो, रिपोर्ट से सवाल आते हैं, फैमिली हेल्थ सर्वे हो, फॉरेस्ट डाटा हो, सेंसस हो, एग्रीकल्चर डाटा हो, वो सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मिसलेनियस पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ये स्कीम है, देखो, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी पीएटी योजना, ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य था ये। उसके बाद तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल यानी मिष्टी 2023-24 के बजट में आया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ पहल, ये 2021 में आई थी कॉप 26 में। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019। तो पुरानी स्कीम आप देख रहे हो, काफ़ी पुरानी, तो इसके भी सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे लोगों के। तो इस तरह की स्कीम भी पूछी जाती। फिर देखो, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट पे बेस सवाल आया था कि 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर जो है वो अधिक वृद्धि हुई है। तो आप देख रहे हो, करंट अफेयर्स का फ्लेवर जो है वो हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। स्टेटमेंट वाइज करंट अफेयर्स आपको यूपीपीएससी के तो पूरे 90 से 95% सवाल करंट के आपको स्टेटमेंट वाइज ही दिखेंगे। तो अच्छे से करंट को डिटेल में पढ़ना होगा, डेट भी रटनी होगी, फैक्ट्स भी रटना होगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का विषय था। अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क था, है ना, ये नहीं था अटल इनोवेशन मिशन। फिर देखो, ये जीवीए पे बेस सवाल था कि देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी जो है 2020-21 में कितनी हो गई है, कितने से? तो जीवीए की हिस्सेदारी 27.3 से 30.1 हो गई है। तो ये भी आप देख रहे हो, फैक्ट्स, टोटल फैक्ट्स है भाई। तो ये तो रटने ही पड़ेंगे, इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं SCS डाटा जो देता है उसको पढ़ो, लर्न करो। ठीक है, तो बस ये सवाल थे आपके। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का भी करा दूंगा। ये देखो, भारत के महान्यायवादी पे सवाल था, नीति निर्देशक तत्व पे सवाल था, है ना। तो एक बार ये बीपीएससी का पेपर देख डालो, है ना। क्या करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पे डालना, 71st बीपीएससी पेपर टेलीग्राम पे ये पेपर आ जाएगा, इसको जरूर कर डालो, इससे कई सवाल आपको फंस सकते हैं, है ना। बाकी कमेंट में बताइएगा किसी और चीज़ का रिवीजन करना हो तो हम हाजिर कराएंगे आपको।